हमारी संस्कृति में काजल को सिर्फ आंखों की खूबसूरती बढ़ाने वाला नहीं माना जाता। ये एक ढाल है जो बुरी नजरों से बचाती है। यही वजह है कि माँ और दादी अक्सर अपने बच्चों को काजल लगाती हैं। लेकिन क्या हो अगर यही काजल खुद एक रहस्य और दहशत का कारण बन जाए? मुंबई के पास एक आलीशान फार्म हाउस। बाहर से यह घर जितना भव्य दिखता है, अंदर से उतना ही ठंडा और खामोश है। घर के मालिक हैं सुनील और प्रिया, जो अपने बेटे आयान की शादी में रिया को अपनी बहू बनाकर लाए हैं। रिया एक बहुत ही शांत और प्यारी लड़की है, जिसका परिवार बहुत ही साधारण है। रिया आयान का हाथ थामते हुए, आंखों में चमक। आयान, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरे। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? आयान मुस्कुराते हुए रिया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए। ये सपना नहीं, हकीकत है मेरी जान। और मैं चाहता हूं कि तुम इस हकीकत में हमेशा खुश रहो। तुम्हें पता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी दुनिया ही बदल गई है। मेरी माँ ने भी तुम्हें बहुत पसंद किया है। वह तो कह रही थी कि तुम्हें देखकर उन्हें लगा कि तुम हमेशा से इसी घर का हिस्सा थी। आयान के माता पिता सुनील और प्रिया उन दोनों के स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। प्रिया के चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी खामोश चमक है। ये वही चमक थी जो उस नफरत को छिपा रही थी, जो उन्होंने रिया के लिए अपने दिल में पाली थी। उन्हें कभी भी यह रिश्ता मंजूर नहीं था। प्रिया ठंडे अंदाज में रिया को गले लगाते हुए, स्वागत है बहू, ये घर अब तुम्हारा भी है। उम्मीद करती हूँ तुम इसे संभाल पाओगी और हमारे तौर तरीकों से जल्दी तालमेल बिठा लोगी। हमारे घर के नियम थोड़े अलग हैं। यहाँ सब कुछ एक खास तरीके से होता है। प्रिया की आंखों में देखते हुए थोड़ी असहज होकर, जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कोई शिकायत ना हो। मुझे पता है कि हर घर के अपने नियम होते हैं और मैं इस घर को अपना ही घर मानूंगी। मैं अयान से भी यही कह रही थी कि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सुनील प्रिया की बात काटते हुए, अरे मेरी बेटी तो बहुत समझदार है। अयान ने सही लड़की चुनी है। प्रिया, इसे आराम करने दो, इतनी दूर से आई है। अगले कुछ दिन रिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वह सबका दिल जीत सके। वह सबके लिए सुबह जल्दी उठकर चाय बनाती, सुनील के लिए अखबार पढ़ती और प्रिया के लिए उनकी पसंद का खाना बनाती। लेकिन प्रिया के चेहरे पर कभी भी संतुष्टि नहीं दिखती थी। प्रिया गुस्से में थाली को जोर से टेबल पर रखते हुए, ये सब्जी तुमने फिर से कच्ची बना दी। क्या तुम्हारे घर में यही सब चलता है? आयान, तुम इसे कह दो कि इसे घर के तौर तरीके सीख लेने चाहिए। मुझे कच्ची सब्जी और अधपके चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पता है, इस घर में खाने को बहुत महत्व दिया जाता है। आयान शांत स्वर में, माँ, रिया ने बहुत मेहनत की है। हो सकता है थोड़ी सी कमी रह गई हो, लेकिन इसे ऐसे डांटना ठीक नहीं है। प्रिया, अगली बार ध्यान रखना। माँ, आप भी तो रिया को थोड़ा समय दे सकती है, वह अभी सीख रही है। माफ करना माँ जी, मैं सच में बहुत कोशिश कर रही हूँ। अगली बार मैं और ध्यान रखूंगी। तभी आयान की दादी, जिनका नाम निर्मला था, आती है। वह घर में कदम रखते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस करती है। उन्हें प्रिया की आंखों में छिपी नफरत महसूस होती है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं है। वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगली शाम दादी रिया को अपने कमरे में बुलाती है। उनके हाथ में एक छोटी सी बेहद पुरानी लकड़ी की डिब्बी है, जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई है। रैया, इधर आओ। ये डिब्बी मेरी दादी ने दी थी। इसे मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये सिर्फ काजल नहीं है, ये एक ढाल है। ये तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगा। इसे हमेशा लगा कर रखना और कभी मत हटाना।
रिया डिब्बी को देखते हुए। लेकिन दाढ़ी जी, ये इतना खास क्यों है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कुछ राज कहे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। इस घर में कुछ ऐसा है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये काजल तुम्हें उससे बचाएगा। रिया आयान को यह बात बताती है। आयान, तुम्हारी दादी ने मुझे यह अजीब सा काजल दिया है और कह रही थी कि यह मुझे किसी बुरी नजर से बचाएगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। आयान हंसते हुए। अरे दादी जी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, वह थोड़ी धार्मिक है। कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक तोहफा है, इसे रख लो। तुम्हें पता है वह तुम्हें कितना पसंद करती है। अगले कुछ दिन धीरे धीरे रिया के प्यार और सेवा से प्रिया का दिल पिघलने लगता है। रिया, आज की सब्जी बहुत अच्छी बनी है और ये चाय बिल्कुल वैसी ही है जैसे मुझे पसंद है। मुझे लगता है तुम अब इस घर को अच्छे से समझ गई हो। सच में माँ जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको पसंद आया। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि आपको कभी कोई शिकायत न हो। घर में सब कुछ ठीक चलने लगता है। रिया और प्रिया के रिश्ते में गर्माहट आ जाती है। रमन भी बहुत खुश था। एक शाम रिया अपने कमरे में बैठी होती है, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह जब देखती है तो वह वही काजल की डिब्बी थी जो दादी ने दी थी। रिया अपने आप से हैरान होकर, मैंने तो इसे अलमारी में रखा था, फिर यह यहाँ कैसे? रिया जैसे ही काजल की डिब्बी को हाथ में लेती है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। वह बिना सोचे शीशे के सामने जाकर वह काजल अपनी आंखों में लगा लेती है। अगले कुछ दिनों में सब कुछ बदलने लगा। रिया, जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, अब चुप रहने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन छा गया था। उसकी मुस्कान खत्म हो गई थी और वह घंटों अपने कमरे में बैठी रहती और किसी से बात नहीं करती थी। एक रात रमन गहरी नींद में है। रिया चुपचाप बिस्तर से उठती है और बालकनी में चली जाती है। वह अंधेरे में झांकती रहती है। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हैं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं है। रमन नींद से उठकर, रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? अंदर आ जाओ, तुम्हें ठंड लग रही होगी। तुम पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो भी नहीं रही हो। मुझे सच में तुम्हारी फिक्र हो रही है। चलो अंदर। रिया कोई जवाब नहीं देती, बस अंधेरे में देखती रहती है। रमन हैरान होकर अंदर आ जाता है। अगले दिन वह देखता है कि रिया रसोई में है और रात की बासी सब्जियां खा रही है। उसकी आंखें और भी काली हो रही थी, जैसे किसी की काली आत्मा उसके अंदर समा गई हो। रमन घबराकर, रिया, तुम ये क्या कर रही हो? ये बासी खाना क्यों खा रही हो? ये तुम्हें बीमार कर देगा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी नहीं थी। तुम्हारी आंखें इतनी काली क्यों हो रही है? रमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह डर जाता है और अपनी माँ के पास जाता है। माँ, रिया ठीक नहीं है। वो बासी खाना खा रही है। वह रात को सोती भी नहीं है और अजीब बातें करती है। मुझे लगता है वह पागल हो रही है। हमें उसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने उसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा। प्रिया शांत स्वर में, क्या ये सब क्या कह रहे हो अयान? नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। ये जरूर किसी बुरी शक्ति का साया है। मैं अपने एक परिचित बाबा को बुलाती हूँ। वह बहुत अनुभवी है और तुरंत पता लगा लेंगे कि क्या हो रहा है। रमन अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि वह भी अब रिया की हालत से बहुत डर गया था। प्रिया अपने दोस्त के बेटे को बुलाती है, जो तांत्रिक था। ये तांत्रिक हवेली में आता है, जो बंद आंखों से उसके सामने बैठी थी। बाबा की नजर उसके हाथ पर जाती है, जहां काजल की डिब्बी थी। वह रमन को कहता है, यह काजल ये कोई साधारण काजल नहीं है। ये किसी बहुत ही शक्तिशाली काले जादू का हिस्सा है। जिसने भी यह काजल दिया है, वह इस घर को बर्बाद करना चाहता है। उसने तुम्हारी बहू की आत्मा पर कब्जा कर लिया है। रमन चौंककर, ये काजल मेरी दादी ने दिया था। वह ऐसा क्यों करेंगी? मुझे यकीन नहीं होता। तांत्रिक रिया के हाथों से काजल की डिब्बी हटाने की कोशिश करता है,
जैसे ही वह डिब्बी हटाता है, रिया का शरीर जोर से कांपता है। तभी तेज हवा चलती है, दरवाजा खुलता है और दादी अंदर आती है। दादी के पीछे एक परछाई सी भी नजर आती है। उनके साथ आंतरिक भी होता है। रिया की हालत देखकर वह ढोंगी तांत्रिक को देखती है और सब कुछ समझ जाती है। उन्होंने एक असली तांत्रिक को बुलाया था। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह सब ढोंग है, ये काजल, ये ढाल है। ये तुम्हारी बहू को बुरी नजरों से बचा रहा था। असली समस्या तो कुछ और है। ढोंगी तांत्रिक घबरा कर मैं ये सब ढोंगी तांत्रिक भागने लगता है, लेकिन असली तांत्रिक उसे पकड़ा है। वह प्रिया की तरफ देखते हैं। असली तांत्रिक, तुमने अपनी ही बाहू को बर्बाद करने की कोशिश की है। दादी आगे बढ़ती है और प्रिया को बताती है। दादी आंखों में गुस्सा और दर्द के साथ, प्रिया, तुमने इस ढोंगी के साथ मिलकर रिया पर काला जादू करवाना चाहा। ये काजल मैंने रिया को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए दिया था, लेकिन तुम्हारी नफरत इतनी गहरी थी कि तुमने उस काजल को भी ढोंगी के हाथ से हटवा दिया। प्रिया डर जाती है और रोने लगती है। हाँ, मैंने यह सब किया। मैंने रिया को इस घर से निकालने की साजिश रची। मैंने अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी। मुझे रिया की सादगी पसंद नहीं थी, मुझे उससे नफरत थी। असली तांत्रिक तब एक तावीज दिखाता है जो उसने ढोंगी तांत्रिक के कमरे से निकाला था। असली तांत्रिक, यह वह तावीज है जो प्रिया ने इस ढोंगी से रिया के कमरे में बंधवाया था। इसी की वजह से रिया अजीब हरकतें कर रही थी और उसके अंदर पूरी शक्ति आ गई थी। रमन आंखों में आंसू और गुस्से के साथ, माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मेरी माँ हो। तुमने मेरे प्यार को, मेरे विश्वास को धोखा दिया। प्रिया मुझे माफ कर दो। रमन मुझे माफ कर दो। रमन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह रिया को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि वह अपनी माँ और पिता को छोड़ कर जा रहा है। वह अपनी पत्नी को लेकर घर से हमेशा के लिए दूर चला जाता है। रमन और रिया एक नए शहर में रहने चले जाते हैं। उनकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाती है। रिया धीरे धीरे काजल के प्रभाव से बाहर आती है और सामान्य हो जाती है। लेकिन रमन के माता पिता का घर अब उदास हो गया था। सुनील अपनी पत्नी को बहुत डांटते हैं। तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। तुम्हारी नफरत ने हमारा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। प्रिया देवी को यह सब बर्दाश्त नहीं होता। कुछ दिनों बाद रमन को फोन आता है। उसके पिता का फोन था। तुम्हारी माँ। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। उन्होंने फांसी लगा ली। यह सुनकर बहुत डर जाता है। उसे अपनी माँ की गलती का एहसास होता है।